बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है गोल्गी अपरेटस। ठीक है, जिस तरह से आपने पहले ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं इसी तरह से ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, गोल्गी अपरेटस के बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो साइंटिस्ट का नेम है कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने इन्हीं के साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पे जो गोल्गी अपरेटस है उसको गोल्गी अपरेटस का नेम दिया गया। ठीक है, अब देखिए गोल्गी अपरेटस क्या होता है कि सबसे पहले तो ये कंसिस्ट करता है 5 to 8 कप शेप्ड के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, और ये क्या है, एक मेम्ब्रेन कवर्ड सैक होता है जिसको आप लोग क्या कहेंगे, किस्टर्निया। ये गोल्गी अपरेटस के कलेक्टिवली पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि 5 से 8 कप शेप्ड के स्ट्रक्चर्स होंगे इसके अराउंड, और इसके पास मेम्ब्रेन कवर्ड एक सैक होता है। ठीक है, उस सैक का नाम क्या होगा, किस्टर्निया। ठीक है, दैट आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्रॉस किए होंगे एक दूसरे को। इट इज़ फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट, प्लांट में भी प्रेजेंट होगा, एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट है गोल्गी अपरेटस। ठीक है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स की बात की जाए तो इसमें स्टूडेंट जो गोल्गी अपरेटस है वो कंसिस्ट करता है 60 किस्टर्निया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि नॉर्मली कितने पढ़े हैं जो किस्टर्निया है गोल्गी अपरेटस पे, वो कप शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं 5 to 8। अब गोल्गी अपरेटस के बारे में बता रहे हैं, वो कंसिस्ट करते हैं 60 किस्टर्निया। ठीक है, जो अभी आपने 5 to 8 पढ़े थे वो अब क्या बता रहे हैं, किस्टर्निया जो यूकैरियोट्स हैं, सॉरी यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स हैं, उनमें कितने प्रेजेंट होते हैं, 60 किस्टर्निया प्रेजेंट होते हैं। सेम इसी तरह कह रहे हैं कि जो गोल्गी अपरेटस के नंबर्स हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। ठीक है, एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो ये कंटेन करते हैं 10 to 20 गोल्गी स्टैक्स इन दी गोल्गी अपरेटस। ठीक है, गोल्गी अपरेटस के ऊपर स्टैक लाइक से स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आपने किस्टर्निया का नेम दिया है। उसके नंबर आप क्या कितने बता रहे हैं एनिमल सेल्स में, 10 to 20, जबकि यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स में आपको बताए गए हैं 60। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस, और ये बहुत ही, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नियर टू न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद जो हर गोल्गी स्टैक है उसके पास क्या होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं। ठीक है, एक अपर वाला पोर्शन होगा जिसको आप क्या नेम देंगे, किस फेस। ठीक है, इज फाउंड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब प्रेजेंट होगा, और जो लास्ट वाला लोअर फेस होगा दैट इज ट्रांस फेस, और ये पोजीशन होगा नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 फेजेस हैं, एक है किस और एक है ट्रांस। इस तरह से क्या बन जाता है, किस्टर्निया। तो जो किस फेस है वो किधर होगा, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ट्रांस फेस किधर प्रेजेंट होगा, नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मज़ीद इसको स्टडी करने से पहले जो डिस्कवरी है उसको देख लेते हैं। डिस्कवरी में बताया जा रहा है कि जो कैमिलो गोल्गी हैं जिन्होंने डिस्कवर किया है गोल्गी अपरेटस को, ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे नर्वस सिस्टम को। उस दौरान स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू उन्होंने क्या देखा, गोल्गी स्टेनिंग को देखा। ठीक है, उसका नेम उन्होंने स्टार्ट में रखा गोल्गी स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू, क्योंकि उन्होंने देखा था गोल्गी को सेल के अंदर। ठीक है, जब वो स्टडी कर रहे थे नर्वस सिस्टम को। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया है सेल के अंदर कि यहाँ पर क्या है, एक रेटिकुलर अपरेटस है। जैसे रेटिकुलम था इसी तरह उन्होंने कहा कि ये तो कोई एक रेटिकुलर अपरेटस है। फिर उन्होंने इसकी डिस्कवरी को पब्लिकली अनाउंस किया 1898 में। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को इसी बेसिस पे, उनके नेम की बेसिस पे फिर नेम दे दिया गया गोल्गी अपरेटस का। यानी कि स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये क्या है, गोल्गी स्टेनिंग। जब उन्होंने स्ट्रक्चर को देखा तो उनको वो शेप कुछ रेटिकुलर टाइप की लगी थी, उसने उन्होंने कहा ये क्या है, रेटिकुलर अपरेटस, जिसको उन्होंने अनाउंस किया था 1898 में। और उसके बाद उसका नेम क्या पड़ गया, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, काफ़ी साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस चीज़ पे बिलीव नहीं थे करते कि जो गोल्गी ने जो डिस्कवर किया है कि वो रियल में कोई ऑर्गेनली है या किसी और किस्म का कोई अपेरेंट बॉडी होगी। फिर उन्होंने उसको बहुत सारी उसके ऊपर स्टडी की। फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई उस 20th सेंचुरी के बाद, तब फाइनली कन्फर्म हो गया कि जो गोल्गी अपरेटस है वो एक सेलुलर ऑर्गेनली है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि गोल्गी ने जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने गोल्गी अपरेटस को स्टेनिंग मेथड के थ्रू सबसे पहले देखा। देखने के बाद उन्होंने 1898 में उसको क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया पब्लिकली। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसी के ऊपर स्टडी किया, बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो गोल्गी ने बताया था वो एक सेलुलर ऑर्गेनली ही है, जिसको नेम क्या दे दिया गया, गोल्गी अपरेटस। और वो किस नेम पे रखा गया, साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बेस पर ही रखा गया।
ठीक है। उसके बाद देखिए जो गोल्गी अपरेटस है उसका फंक्शन क्या है। वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है और शिपिंग करता है डिपार्टमेंट फॉर द सेल्स केमिकल प्रोडक्ट्स। यानी कि जो गोल्गी ऑपरेटर्स का काम क्या है, जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करे। उसको शिपमेंट डिपार्टमेंट क्यों कहा गया है गोल्गी ऑपरेटर्स को, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी एक्टिविटी सेल से बाहर और सेल के अंदर लेके आने का काम गोल्गी ऑपरेटर्स का है। ठीक है, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं प्रोटीन और लिपिड को। ठीक है, जो कहाँ पर बने थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और उनको फिर प्रिपेयर करता है ताकि उसको एक्सपोर्ट कर सके आउटसाइड ऑफ द सेल या उसकी अपनी लोकेशन में जहाँ पर उसने जाना है, सेल के अंदर मूव करना है। यानी कि गोल्गी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देता है चीज़ों को ताकि वो क्या कर सके, इन या आउट उसको ट्रांसपोर्ट करवा सके। फिर बताया जा रहा है कि जो स्मॉल वेजिकल्स हैं जिनको कहा जाता है गोल्गी वेजिकल्स। ठीक है, वो क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड्स और अदर मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो जाएंगे, बर्ड ऑफ करेंगे, यानी उनसे सेपरेट हो जाएंगे ये स्मॉल वेजिकल्स। की वेजिकल्स क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करते हुए किस फेस में आ जाएंगे, ये स्टार्टिंग फेस है गोल्गी ऑपरेटर्स का स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड्स या अदर मॉलिक्यूल्स बन रहे थे वो स्मॉल वेजिकल की फॉर्म से बर्ड ऑफ होने के बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होने के बाद कहाँ पर आ गए, किस फेस ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स। अब ये जो वेजिकल्स हैं ये गोल्गी ऑपरेटर्स के साथ सबसे पहले तो फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्यूज़ करने के बाद रिलीज़ कर देंगे अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो कंपाउंड्स जो अभी मूव करके आए थे किस फेज तक, वो प्रोसीड होंगे, यानी कि उनके अंदर मॉडिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी। फिर कुछ इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं गोल्गी ल्यूमिन में। ल्यूमिन के स्पेस, अभी जब आप डायग्राम देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किस फेज में एंटर हुआ, किस फेज में एंटर होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, यानी कि वो प्रोसीडिंग प्रोसेस में चला गया। अब क्या होगा, वहाँ पर प्रेजेंट जो गोल्गी ल्यूमिन है उसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, वो इनको कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड में। देखिए जब वो आए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तब सिर्फ क्या थे, प्रोटीन थे और लिपिड थे। अब जैसे वो किस फेस में एंटर हुए, वहाँ से ल्यूमिन में पास आउट हुए, गोल्गी ल्यूमिन में, और वहाँ से उनकी मॉडिफिकेशन होते हुए वो क्या बन गए, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये डायग्राम है। अब ये देखिए ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, स्टॉक लाइक से स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये सैक हैं सारे। अब ये जो अपर पोर्शन है इसको आपने कहा किस फेस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा फेस क्या है, ट्रांसफेस, ये लोअर पोर्शन जो है ये ट्रांसफेस है। ये देखें ये जो कैविटी है, स्पेस है, इसको आपने कहा ल्यूमिन। ये इनकमिंग वेजिकल्स हैं। वेजिकल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे थे वो सबसे पहले किस फेस में जाएंगे, किस फेस के साथ फ्यूज़ होने के बाद वो कहाँ मूव कर देंगे, इन ल्यूमिन्स में। ठीक है, यहाँ पर इनकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। मॉडिफिकेशन होने के बाद ये सिक्रेटरी वेजिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफेस से एक्सक्रीट हो जाएंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ जो हमारे पास क्या है। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, अब देखें ये अभी मैंने कंप्लीट आपको डायग्राम वाला स्टडी करके बता चुकी हूँ। देखें जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ट्रांसफेस से। ठीक है, यहाँ से एक्सट्रूड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये फाइनली क्या चले जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे टू दी फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ पर इन वेजिकल्स ने मूव आउट होना है। ठीक है, या आउटसाइड ऑफ द सेल या इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, ये एक्सपोर्ट कर देंगे मटेरियल्स को अंडर द मैच्योरेशन। ठीक है, कुछ जो मटेरियल्स हैं उन्होंने अगर मूव करना है इन एंड आउट, वो मूव कर जाएंगे, वो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएगी। जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे वहीं पर रह के, और वो क्या बन जाएंगे, मैच्योर होने के बाद लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन एडिशन बताया जा रहा है कि जो गोल्गी अपरेटस है प्लांट सेल का, वो प्रोड्यूस करता है पैक्टिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, स्पेसिफिकली जो कि प्लांट के स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं लाइसोसोम की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लाइसोसोम्स को भी देख लेते हैं कि इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो साइंटिस्ट जो कि बेल्जियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्रिस्टियन रेनी डी डेव्यू। ठीक है, ये क्या है, उन्होंने बताया कि जो आपके पास लाइसोसोम्स हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो जो लाइसोसोम्स है वो क्या है, स्फेरिकल ऑर्गेनेली है, यानी कि राउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, और इनके पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस हम कह सकते हैं लाइसोसोम्स को। और ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि क्यों डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं।
लाइसोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो बहुत न्यूमरस किस्म के जो डिजीज़ फाइटिंग सेल्स हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, उन वो भी कहाँ किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल हैं उनके पास भी एबिलिटी है कि वो मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सकें। अब वाइट ब्लड सेल क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट वर्क करते हैं, हमारे जो पैथोजेंस होते हैं लाइक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस या अदर इंट्रूडर्स, किसको बोल रहे हैं? पैथोजेंस को। इंट्रूडर का वर्ड यूज़ किया जाता है पैथोजेंस के लिए। तो वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? उनको इनगल्फ कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से लाइसोसोम का भी कुछ यही फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब देखें, दे आर इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग सेलुलर मटेरियल दैट आर एक्सीडेड देयर लाइफ टाइम। ऐसे मटेरियल्स की ब्रेक डाउन करते हैं जिनका लाइफ टाइम कंप्लीट हो चुका होता है या वो मज़ीद यूज़फुल नहीं रहते, तो लाइसोसोम क्या करते हैं? कुछ स्पेशल किस्म के एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि उनकी ब्रेक डाउन करवा दे। इसीलिए जो लाइसोसोम्स है वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब क्या है? कि वो कंज्यूम कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं मटेरियल्स को, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो भी सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी ब्रेकडाउन करवाते हैं, लाइक फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स को क्या कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपल कंपाउंड में, ठीक है, और उनको फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं दोबारा साइटोप्लाज्म में फॉर मेकिंग न्यू मटेरियल, ठीक है ना। लाइसोसोम को अगर हम लोग इतने को जितना हमने पढ़ा उसको समराइज करें तो हमें पता चलता है कि जो वेजिकल्स हैं वो सर्कुलर शेप के हैं, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, सिंगल मेम्ब्रेन है इनके पास, ठीक है, और इनका मेन फंक्शन अगर देखा जाए तो वो क्या है? एंजाइम सिक्रिएट करना। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। इसी एबिलिटी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? ऑटोफेगी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं या उनके अलावा जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं उनकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, या जितने भी लिपिड प्रोटीन्स हैं, ये यूजलेस मटेरियल हैं, ये जिनका लाइफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, उन मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं, उनको दोबारा साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं ताकि न्यू मटेरियल्स की फॉर्मेशन हो सके। अब देखिए इस ब्लॉक में हमें क्या बताया जा रहा है? जो सेल है वो इस जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं उनसे सेव रहता है। कैसे सेव रहता है? देखिए इसका क्या फंक्शन है? जैसे हम स्टमक के लिए पढ़ते हैं कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि इतना हार्मफुल है कि आयरन नेल को भी एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन वो क्या करता है? आपके स्टमक को एब्जॉर्ब नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक म्यूकस की लेयर होती है। सेम इसी तरह से जो लाइसोसोम एंजाइम से क्रिएट कर रहा है उससे सेल सेव रहता है। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम है उसका जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो होता है 4.8 का, ठीक है, जबकि जो साइटोसोल है जो लिक्विड मटेरियल है वो क्या है? न्यूट्रल इन्वायरमेंट का। तो अगर लाइसोसोम रप्चर भी हो जाए तो उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या होते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और सेल जो है रिमेन अनइंजर्ड रहता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि साइटोसोल क्या है? न्यूट्रल है, और इसको कितने एक्टिवेट होने के लिए उस एंजाइम को कितना पीएच चाहिए होता है? 4.8, जबकि जब वो रिलीज़ होगा, फटेगा, तो जो साइटोसोल है तो वो उस न्यूट्रल होने की वजह से किसी किस्म की इंजरी नहीं होगी सेल में, ठीक है। उसके बाद देखें आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू। ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है मीट में, ठीक है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, लिपिड बाइलेयर है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये लाइसोसोम का आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जो कि एक सेलुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर का था। अब देखिए जो लाइसोसोम है वो 40 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर हो गए थे किधर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उनको मॉडिफाई किसने किया था? गोल्गी अपरेटस ने, ठीक है। जितनी मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है वो गोल्गी अपरेटस करवाता है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन कवरिंग लाइसोसोम है वो प्रोटेक्ट करता है रेस्ट ऑफ सेल को फ्रॉम द हार्श डाइजेस्टिव एंजाइम से, ठीक है, खुद भी डाइजेस्टिव एंजाइम से क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद जो लाइसोसोम जो है उसकी जो कवरिंग है वो प्रोटेक्ट करवाती है डाइजेस्टिव एंजाइम से सेल्स को, ठीक है, विच वुड अदरवाइज काज, अदरवाइज क्या होगा? बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ज़रा यहाँ पर देखें, आपको जो नेक्स्ट आपके पास ब्लॉक है उसमें बताया जा रहा है कि मिड 18 सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन रेंडेव्यू, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है लिवर सेल में, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ ऐसी सेंट्रीफ्यूज यानी कि कुछ रैंडमली उन्होंने देखा कि कुछ जो है
फॉस्फेटेस किस्म के जो हैं एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर उन्होंने सुजेस्ट किया कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली प्रोड्यूस करवा रहा है, और उस ऑर्गेनेली को उन्होंने नाम दे दिया लाइसोसोम का। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, यानी कि ये ऐसे डिजीज़ हैं जो हमने कहा है कि लाइसोसोम्स जो है 60 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रिएट करता है। अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर वो सिक्रिएट ना हो, तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दी एबनॉर्मल लाइसोसोम्स। जो अब देखें, अब हमने कहा है कि अगर किसी पेशेंट में हाइड्रोलिटिक एंजाइम का लेक हो, वो नहीं प्रेजेंट हो, तो एबनॉर्मल जो लाइसोसोम्स होंगे वो इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस से फिल होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो सब्सटेंसेस, जैसे इसने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था, वो अब क्या होना शुरू हो गया, स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं उनमें उनकी इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो पॉम्स की डिजीज़ है, उसमें ऐसे लाइसोसोम की डेफिशिएंसी होगी जो लेक करता होगा ग्लाइकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी कि ऐसा एंजाइम उसके अंदर एब्सेंट होगा जिसने ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करना है। अब क्या होगा कि हार्मफुल अमाउंट जो है ग्लाइकोजन की वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी लिवर सेल के अंदर, और इस तरह से लिवर डिजीज़ होना शुरू होगी, दैट इज़ कॉल्ड पॉम्स डिजीज़। समझ आ गई स्टूडेंट। अब एंजाइम ने क्या ले किया, ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम वो रिलीज़ नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो रिलीज़ नहीं करेगा तो हार्मफुल अमाउंट जो है ग्लाइकोजन की वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, कोलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब उसकी जो कलेक्शन है वो सेलुलर फंक्शंस में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देगी। फिर इस तरह से डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब सेकंड डिजीज़ है टाइसेक डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या है कि एसेंशियल लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम वो मिसिंग है। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसे एंजाइम जिसने लिपिड को डाइजेस्ट करना है वो एब्सेंट है। इस केस में हार्मफुल अमाउंट जो है लिपिड की वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, कहाँ पर, नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन में। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा और काज करेगा मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मेंटल डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, और जिसकी वजह से अर्ली चाइल्डहुड में भी डेथ हो सकती है। ठीक है, लाइसोसोम का एक और फंक्शन है कि वो एलिमिनेट करते हैं कंप्लीट सेल्स को, ऐसे सेल्स को जो कि डैमेज हो चुके हैं उनको भी एलिमिनेट करवाना लाइसोसोम का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जो सिलेक्टिव सेल डेथ होती है वो किसका मैकेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का इन देयर डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो टैडपोल है वो जब कन्वर्ट होता है फ्रॉग के अंदर, डेवलप होता है या कन्वर्ट होता है फ्रॉग के अंदर, इस दौरान जो टेल होती है टैडपोल की फ्रॉग में कन्वर्ट होने से पहले, उस टेल को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो भी कौन सिक्रिएट करता है, लाइसोसोम सिक्रिएट करता है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमारा लाइसोसोम का भी कंप्लीट टॉपिक बिल्कुल हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पेरोक्सिसोम्स को स्टडी करेंगे जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनेली होगा हमारा। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।